बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, काफ़ी सारी ख़बरें आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, इस हवाले से इतलात हैं कि कुछ अफसरान जो हैं जो कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में थे, उनका ज़मीर जाग उठा है। ये मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो इन दिनों ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया और उसके बाद इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से जो रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं या जो अदालतों से रुजू किया जा रहा है, इस हवाले से इनको मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है। ये कहा गया है कि इस तरह से आप ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप खुद ही फंसेंगे, इसलिए आपने मोहतात रहना है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। उनकी नाअहली से रिलेटेड क्या मामला चल रहा है, क्योंकि उनका भी फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है वो भी इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब का जलसा रोकने के हवाले से कुछ जो साजिशें की गई थी, इमरान खान साहब के एक ही डिसीजन ने इस सारी साजिशों को कैसे उड़ाकर रख दिया है। और आखिर में नाज़रीन, फ़ौज में कुछ अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। कुछ बड़े जर्नेलों की, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनके हवाले से एक बड़ी ख़बर है, उनकी कुर्सी भी तब्दील की गई है। मामला क्या है, इससे रिलेटेड भी तफ़सीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करता हूँ कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो कानूनी माहिरीन हैं, उनकी जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि आप जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो कुछ करने जा रहे हैं, इस चीज़ से आप मोहतात रहें। यहाँ तक भी इतलात है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उनसे ये कहा गया है कि आप मोहतात रहें, क्योंकि ये मामला अगर मज़ीद आगे आप लेकर जाते हैं तो इससे आप ख़ुद ही फंसेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, वजह क्या है? वजह यही है कि इस केस में कुछ है ही नहीं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन चूँकि एक ज़िद है और उस ज़िद की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर केसेस और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की गई जो कि नहीं मिली। तो इस वजह से ममनुआ फंडिंग का जो मामला है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और दूसरे नंबर पर उसी चीज़ को बेस बनाकर इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए भी सर धड़ की जो बाजी है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से लगाई जा रही है, लेकिन मोहतात रहने का इन्हें मशवरा दे दिया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ख़ास तौर पर जो हेलीकॉप्टर वाक़या हुआ था, उस हेलीकॉप्टर वाक़े के बाद जो फ़ौजी अफसरान शहीद हुए थे, उस पर जो प्रोपेगेंडा एक किया गया और ख़ास तौर पर इसमें तासुर ये दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स कर रही है और इसी तरह से कुछ अकाउंट से जो है वो फ़ौज मुखालिफ कुछ ट्वीट्स भी की गई। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर एक JIT बनाई गई है और JIT इस सारे मामले की तहकीकात करेगी और देखेगी इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तहकीकात की जाएंगी, किन किन लोगों ने ये जो वो जो फ़ौजी शहीद हुए हैं उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया और फ़ौज मुखालिफ जो वहाँ पर ट्वीट्स की गई या यूट्यूब कह लें या इस तरह से जो भी एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, उसके ऊपर तहकीक की जाएगी। और यहाँ पर भी जो नून लीग है वो इस तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस मामले के पीछे भी नून लीग का जो मीडिया सेल है वही मौजूद है, क्योंकि ये जो ट्वीट्स की गई उनको रीट्वीट्स कहें या उनको जो उछालने वाले थे वो यही लोग थे। और इस तरह का पहले भी एक मामला सामने आया था और उसके ऊपर रिपोर्ट्स जो थी जब वो सामने आई और उसमें भी इल्ज़ामात PTI के ऊपर लगाए गए, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो फिर तमाम तर मामलात सामने आ गए कि इसमें PTI का बिल्कुल भी जो किरदार था वो नहीं था और ये मामला भी जो है इसके ऊपर भी JIT अब बना दी गई है। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार इस वक्त लटक रही है और उनके ऊपर नाअहली की तलवार ऐसे लटक रही है कि उनका भी फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है और इतलात नाज़रीन इस वक्त ये आ रही हैं कि उनके अपने ही कुछ लोग उनके मुखालिफ हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों में भी हमने देखा कि उन्हीं का एक बहुत बड़ा धड़ा जो था वो उनसे अलहदा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। बहरहाल उन्हीं के ही कुछ लोग उनसे अलहदा हो गए हैं और ज़ाहिर सी बात है, जो कुछ सूरत हाल चल रही है उन्होंने अलहदा ही होना था। तो बहरहाल इतलात ये हैं कि वो कोई एफिडेविट या बयान हल्फी देने को तैयार हैं कि जो कुछ फ़ॉरेन फंडिंग थी वो हुई। और इस हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर तो खैर फ़ॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का मामला था और उसको भी इतना ज़्यादा उछाला गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ जब ये फ़ॉरेन फंडिंग का मामला एक दफ़ा खुलेगा
तो फिर इनके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रिजीम चेंज ऑपरेशन करने का जो मामला था नाज़रीन, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपको बताता चलूँ तो इतलात हैं कि कुछ अफसरान जो हैं उनका ज़मीर जाग उठा है और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम राज खुलने जा रहे हैं। इमरान खान साहब का जो जलसा है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब जो जलसा करेंगे उसमें वो नॉर्मल तकरीर नहीं की जाएगी, बल्कि इमरान खान साहब उसमें अग्रेसिव भी रहेंगे और कुछ अहम चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से बताई जानी है, कुछ अहम राज इमरान खान साहब खोलने जा रहे हैं और इसी वजह से मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। इमरान खान साहब के जलसे को रोकने के लिए साजिशें भी की गई, यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको ख़बर दी कि इमरान खान साहब के अनाउंस करने के बाद उन्होंने जब अनाउंस किया कि 13 अगस्त की शाम को वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, तो उसके बाद ही जो TLP है वो अनाउंस करती है कि वो फैज़ाबाद में जलसा करेगी और वो भी 13 अगस्त को ही करेगी। और परेड ग्राउंड और फैज़ाबाद का जो चौक है उनके दरमियान कोई ज़्यादा फासला भी मौजूद नहीं है और एंट्री का पॉइंट भी वही है। तो बहरहाल एक टकराव की जो साजिश थी इसको इमरान खान साहब ने नाकाम किया और अब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो जो अपना जलसा है 13 अगस्त की शाम को जो वो करने जा रहे थे वो इस्लामाबाद की बजाय अब लाहौर में करेंगे। और इस हवाले से पहले बयानात कुछ ये भी आए कि इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद में कुछ मसाइल होते हैं तो वो अपना जलसा पिंडी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, पिंडी में वो जलसा करेंगे और पिंडी का जो ग्राउंड है यानी कि पिंडी स्टेडियम वहाँ पर वो जलसा करेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ, एक अहम मीटिंग हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा लाहौर शिफ्ट कर रही है और यूँ राना सनाउल्लाह और उनके जो हवारी हैं उनका जो तसादुम का एक मुबैना प्लान था वो भी नाकाम हो गया। और इमरान खान साहब की जानिब से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से तसादुम से बचा जाए और पॉलिटिकली वो जो इस वक्त खैर चीज़ों को गेन भी कर रहे हैं, लेकिन सियासी महाज के ऊपर इन तमाम लोगों को शिकस्त दी जाए। और फ़िलहाल ये जो असाब की जंग है वो इमरान खान साहब भरपूर अंदाज में लड़ रहे हैं और वो वाकई किसी ने सच कहा था कि प्रेशर में कप्तान और भी अच्छा खेलता है और इमरान खान साहब अभी तक ये साबित करते आए हैं। इसके अलावा नाजरीन आर्मी फ़ौज में बड़ी अहम कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और तब्दीलियाँ इस तरीके से हुई हैं कि 3 बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, 3 अहम जर्नलों की जो कुर्सियाँ हैं वो तब्दील हुई हैं। और मामला इस तरीके से है कि जनरल सरदार हसन साहब जो हैं उनका तबादला किया गया है और उनका तबादला किया गया है पेशावर में और वो अब नए कोर कमांडर हैं पेशावर के। और जो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि कोर कमांडर पेशावर थे उनका पेशावर से तबादला किया गया है और उनका तबादला हुआ है बहावलपुर। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अब कोर कमांडर बहावलपुर होंगे। जबकि एक और बड़ा तबादला जो है वो है खालिद ज़िया साहब का। खालिद ज़िया साहब उनका जो तबादला किया गया है वो बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी पाक आर्मी उनका जो तबादला है वो किया गया है। और ये जो तबादले हैं नाजरीन ये बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला किया गया था कोर कमांडर पेशावर, तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आई थी कि जो एक मुज़ाकरात चल रहे हैं गालिबन मेरे ख्याल से TTP के साथ, तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं चूँकि उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी मामला देखा है तो ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें वो बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। तो उस वक्त वो कोर कमांडर पेशावर उनका तबादला किया गया, लेकिन अब जो है उनका तबादला कोर कमांडर बहावलपुर, जबकि कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो सरदार हसन साहब होंगे। और ये जो तकर्रुर तबादलों का सिलसिला है ये सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकने वाला, क्योंकि सितंबर में इसी तरह से 6 पाक फ़ौज के अंदर अहम पोजीशंस हैं जो कि वहाँ पर रिटायरमेंट होने जा रही है और उन रिटायरमेंट के होने के बाद नए जो फ़ौजी अफसरान हैं वो वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा अहम तब्दीलियाँ हैं और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए माजी के तौर पर भी या हिस्ट्री को भी देखा जाए तो मेरी नज़र से इस तरह की चीज़ नहीं गुजरी कि अचानक से 6 अहम जो तब्दीलियाँ हैं या 6 अहम जो फ़ौजी अफसरान हैं उनकी रिटायरमेंट और उनकी जगह पर 6 नई तैनातियाँ हों और ये 6 की 6 जो हैं ये अहम पोजीशंस हैं। तो ये नाज़रीन आज का वीलॉग था, अहम वीलॉग था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें ख़बरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। राय का सार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।